हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम राजेंद्र बाला घोष बंग महिला द्वारा लिखित कहानी दुलाई वाली का वाचन करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आपको यह वाचन पसंद आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्याग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे हाथ में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी सी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता करके पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसने देखा ही कि पुरुष ने कहा, लो, आज हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री आश्चर्य युक्त होकर और झुझुलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुख से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में नहीं जाना हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ में लिवा ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। अब जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या यही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में भट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उसकी हंसी से। और किससे? हंसी मुट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उसकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़िया काट रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। तो मैं तो सारी शर्म से मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा, चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ियाँ क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ लग गई। बंसीधर इलाहाबाद में रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उस दिन बंसीधर जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-4 नौकर जाकर यह समय बने रहें। सीता ने अपने बाप के न रहने से काम बिगड़ गया था। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा 2-4
खुशामदी घेरे रहते हैं। छूने को कौन पूछे, एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम का तबीयत अच्छी नहीं है, वे घर खड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आती हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने के काम कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इसके इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। और इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ की कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी की आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पश्चाताप से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज़ भूला है? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से ही दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी भरा भाव में टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए। पुल ने उसे पार तो ढेढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं ढेढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्का वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पे जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती ही गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोबारा गए, तेहरा गए, भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी कि आप न आया तो मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठा। टिकट का ढेढ़े का समय था, पर ढेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी के स्टेशन पर पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने में के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा
किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ दिया था। इसीलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी का सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में जा बैठे। यदि वे चाहते तो उस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देर तक पड़े आने वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी का क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ न थी, केवल 2-4 आदमी रेल का अंतिम विदाई कर खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं, एक जो अपने पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाई आइलन हो, देखो रोवल करईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठल हुई हैं। पहली, दूर बैरही ई जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरा, तो हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव से उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हूँ न। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला न, हम कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव गोइया? पहले, अरे नाही जनलू, पगया जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पगाए जी काहे न जानीत, ले कहे के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हई। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका लगा रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फुन यह साइत तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटिली। हे हम पंचा हैराज घाट टिकट कटौली, मोंगल के सराय उतरली, होद पुन चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाएं हम आवत रहे, एक औरत मारे संगे रही, दकौने सिटनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुतरहिए गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दाहिनाती काहे के खड़ी होए? पहली, ओ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला? इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उसे अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली,
टिकसिया पल्ले बाय कनाही, हे सहेबवा सुनी लो कलकत्ते ताई से ले मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलन, फरागत के बंदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किहो गुइया। तीसरी, हम तो देखे रहली, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाइक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसी ही हैं, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने का स्थान भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर इन बातों से उन स्त्रियों का वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही नाही भैया, हम पंचे कह के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न जा बाय तो दुनिया चलत कैसे भाई, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय पर कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो सीसी झींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और समान हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर आचरण अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने मुंह खोला, क भैया जो केहू बिना टिकट के आवत होय तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ तउन टिकट लेई के चल दिहलेन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इनके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया। यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतरवा लो। फिर वह बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने दो भाई, जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़ रहे हो। पर बंसीधर ने माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिस उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना ही कि
ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ढ्योड़े पर ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया। तुमने न देखा, मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देर ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान से संग गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर लेता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए और देखा दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली 1907 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।